तो नमस्कार दोस्तों, परमाचकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम सीडीपी की बात करेंगे, ईबीएस के, हिंदी के, गणित के और साथ में ईवीएस के कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण मैराथन क्लास के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। क्योंकि क्लास एक बार देख लीजिए आप लोग, कितनी बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने की संभावना है। सभी के सभी यहाँ पे 20% रखे गए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि आपका टॉपिक्स हमारा यहाँ पे है एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। इसके बाद हम 20 प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला रखें, जिसमें से आप लोगों का टारगेट 15 प्रश्नों का है। जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के बाद शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या करा है। पहला प्रश्न ये करा है कि वह सिद्धांत जो मानता है कि बच्चे अपने वातावरण से सक्रिय रूप से ज्ञान बनाते हैं, वह कौन सा है। पहला ये देखिए समझने की बात ये करिए कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें वातावरण का मतलब है अपने परिवेश में जो बालक रहता है और परिवेश से कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, वो परिवेशी ज्ञान क्या कहलाता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे व्यवहारवाद, बिहेवियर की बात कर रहा है। दूसरा कर रहा है सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी की बात कर रहा है। तीसरा कर रहा है कि संज्ञानात्मक निर्माणवाद और चौथा कर रहा है कि मानसिक परिपक्वता सिद्धांत। देखिए मानसिक परिपक्वता सिद्धांत जो है, बालक का पूर्ण ज्ञान जो होता है वो विद्यालय में होता है, शुरू होता है विद्यालय में होता है। इस आधार पर ये गलत है। व्यवहारवाद का मतलब ये क्या, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पे पूछा है वातावरण में रहकर, तो ये तो आपका गलत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहा है, जो कि समाज में रह के अधिगम को प्राप्त करता है। लेकिन संज्ञानात्मक निर्माणवाद जो होता है, निर्माणवाद का मतलब यहाँ कह रहा है कि वातावरण में सक्रिय रूप से रहता है। तो यहाँ पे देखिए वातावरण में सब कुछ पाया जाता है, आपका फैक्ट्री है, पेड़ है, जीव जंतु हैं, दादा दादी हैं, आपसे बड़े जो हैं, उन सबको इसमें शामिल करके सीखता है। तो उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक यहाँ पे निर्माणवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर संज्ञानात्मक दिया है, निर्माणवाद दिया है, उस सबसे ऊपर रखेंगे आप, चाहे वो सामाजिक अधिगम ही क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी को एक साथ लेके चलना, संज्ञानात्मक और निर्माणवाद के साथ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका दूसरा प्रश्न है। देखते हैं इसको कितने लोगों का सही उत्तर आता है। यहाँ पे कह रहा है निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, विचार किसने प्रस्तुत किया है। तो पहला करा है कि जीन पियाजे ने, दूसरा कोहलबर्ग ने, तीसरा ब्रूनर ने, चौथा करा है कि वाइगोस्की ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब बालक किसी कार्य को करता है, वहाँ तक बालक कर रहा है, फिर इसके बाद कुछ ऐसा समय आता है करते 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 वो यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। इसके बाद कुछ उसको समझ में नहीं आता है, इसके बाद किसी दूसरे के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी सहायता की जाती है। सहायता के माध्यम से वो क्या करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक, यहाँ तक पहुँच जाए यानी किसी दूसरे की सहायता से बालक आगे पहुँच जाता है, उसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसकी थ्योरी किसने दिया है, तो याद रखिएगा आपका वाइगोस्की जी ने दिया है। वाइगोस्की जी ने कहा है कि बालक अपने समवयस्कों के साथ कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, या फिर अपने समवयस्कों से कुछ अधिक सीखते हैं। तो ये है राइट आंसर आपका चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, जो कि आपका बेहतरीन प्रश्न है। ये देखिए क्या कर रहा है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसमें देखिए सभी बालकों के साथ इसमें कुछ यहाँ पे अक्षम बालक को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, या फिर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आप सुन नहीं सकते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है यहाँ पे। तो ऐसे बालकों के लिए क्या है कि यहाँ पे कह रहा समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि विशेष बच्चों के लिए एक स्कूल, मतलब कह रहा है कि इनके लिए अलग से स्कूल का निर्माण। ये आपका नेगेटिव वर्ड है, अलग से आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कर रहा है। दूसरा हमारा कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, एकदम सही है। सभी बच्चों को एक साथ लेकर ही चलना चाहिए, ताकि उनके भी मनोभाव, उनका जो है, उनकी जो बिहेवियर में उसमें चेंज हो, वो अच्छे से सीख सकें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम क्या होगा, आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि होम स्कूलिंग को बढ़ावा दें, मतलब कह रहा है कि होम ट्यूशन की बात कर रहा है, जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। मेधावी छात्रों को प्राथमिकता दें, मतलब कह रहा है कि जो सबसे अधिक बालक है उनको ही केवल प्राथमिकता नहीं। देखिए समावेशी का मतलब होता है सभी बालकों को एक साथ लेके चलना, इतना याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, सॉरी यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीती बुद्धि
किसने बताई है? देखिए बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है, इतना याद रखिएगा। इन्होंने ही बताया है सभी प्रकार की बुद्धियों के बारे में। तो चाहे वो संगीत म्यूजिकल यहाँ पे आर्ट हो, चाहे पिक्चर स्मार्ट हो, चाहे वहाँ पे आपका नेचर से संबंधित हो, सेल्फ स्टडी हो, लॉजिक से हो, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, यहाँ पे पीपुल्स से हो या फिर यहाँ पे मेधावी छात्र से हो, इन सभी के बारे में बताया है यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने कि यहाँ पे जो बालक होते हैं अलग अलग बालक की अलग अलग सोचने समझने की शक्ति होती है। तो ये बहुबुद्धि में सिद्धांत में यहाँ पे संगीती बुद्धि की बात किया है, तो किससे संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है, जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित यहाँ पे पिक्चर भी रखे गए हैं और कुछ यहाँ पे टॉपिक्स भी रखे गए हैं। क्योंकि बालक जो होता है, बहुबुद्धि बालक जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, इनकी अलग अलग सोचने की समस्या यहाँ पे होती है। कोई राजनीतिक में जाता है, कोई खिलाड़ी बनता है, कोई एथलेटिक बनता है, कोई यहाँ पे कुछ बनता है, वैज्ञानिक बनता है। इस तरीके से सभी बालकों की जो होती है मानसिक शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। आज की क्लास अगर बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5वें प्रश्न से। तो 5वां प्रश्न करा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कौशल सबसे पहले आता है? देखिए हमने आप लोगों को सबसे पहले ही बताया है कि आप लोगों को एक ट्रिक याद करना है, शुभोपली। पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना आता है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में यस आता है यानी सुनना, फिर इसके बाद में आता है बी आता है बोलना, फिर इसके बाद में आता है पी आता है पढ़ना, फिर इसके बाद में आता है यल आता है लिखना। इस तरीके से आती है। तो यहाँ पे कहा है कि सबसे प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी आती है यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में? तो पहला लेखन। लेखन आपका जो आता है ये चौथे नंबर पर आती है, ये आपका चौथे नंबर पर आती है। पढ़ना जो है आपका ये आता है आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पे श्रवण मतलब सुनना ये आता है आपका पहले नंबर पर। वाचन मतलब आता है बोलना, ये दूसरे नंबर पे आता है। तो अब बताइए यहाँ पे देखिए चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, और यहाँ पे पूछा है सबसे पहला कौन सा आता है? तो पहला जो आता है यहाँ पे आपका तीसरा श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देखिए सुनने में क्या क्या आता है? सुनने में आपका दो चीज़ आता है। सुनने बोलने में आपका आता है सुनकर ग्रहण करना और बोलकर विचार को प्रकट करना, ये एक ही अंतर्गत आता है, सुनना बोलना के अंतर्गत आता है। ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है ग्रहणात्मक यहाँ पे कौशल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दिया है पढ़ना और लिखना। पढ़कर ग्रहण अर्थ ग्रहण करना है और यहाँ पे कह रहा है कि लिख कर मैं अपने विचारों को प्रकट करना। देखिए दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि सुनना बोलना आपको सुनकर बोलकर पढ़कर यहाँ पे अर्थ ग्रहण करके आपको बताना है, बोलकर विचारों को प्रकट करना है, सुनकर फिर इसके बाद बोलकर विचारों को प्रकट करना है। पढ़ने के अंतर्गत आता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करेंगे, फिर इसके बाद लिख कर उसको प्रकट करेंगे। तो ऐसे कौशल जो होते हैं अभिव्यक्ति की अभिव्यक्तात्मक में आता है। और जो यहाँ पे बोलना सुनना जो आता है ये आपके ग्रहणात्मक में आएगा। पढ़ना लिखना जो आएगा आपका अभिव्यक्तात्मक में आ देंगे, यानी प्रकट करना होता है किसी भी माध्यम से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा था। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया कि शुभोपली के अंतर्गत कौन सा पहला कौशल आता है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना शुभोपली, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है मातृभाषा शिक्षा देने का मुख्य लाभ क्या है? मातृभाषा का शिक्षा देने का मुख्य लाभ ये है कि वो अपने वातावरण में अपने बातों को विचारों को प्रकट कर सके, यही एक माध्यम होता है। व्हाट इज द मेन आप यहाँ पे कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ टीचिंग के बारे में कह रहा है कि मदर टंग जो होता है या बोलने की जो भाषा है किस प्रकार से यहाँ पे लाभ देता है। तो पहला कह रहा है छात्र कम पढ़ते हैं। दूसरा शिक्षक को सुविधा होती है। कह रहा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति सहज हो जाती है। उच्च स्तर पर भाषा सीखी जाती है। यहाँ पे उच्च अक्षर की बात कर रहा है। तो ये देखिए प्राथमिक और जूनियर दोनों क्लास चल रही है, लेकिन यहाँ पे मातृभाषा की बात किया है, 1 से लेकर 5 तक पहले ही बोल दिया है मातृभाषा की। तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा छठे का, क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति सहज हो जाती है। अगर आप उसके ही परिवेश की भाषा को जोड़कर पढ़ाएंगे तो बालक बेहतर तरीके से सीख लेगा। इसके अंतर्गत देखिए बताया गया है कम से कम यहाँ पे 5वीं तक की बातचीत का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए। ये आप देखिए। दूसरा यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट के पास पारंपरिक भाषाएं साहित्य के भी विकल्प होते हैं, यानी अपने मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय की गई 3 भाषाओं को यहाँ पे सिखाया जाना चाहिए, हिंदी मातृभाषा और यहाँ पे उसकी जो लेन देन की भाषा है। फिर कह रहा है स्टूडेंट के लिए आयोजित होने वाले लैंग्वेज यहाँ पे ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही था। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। करा यहाँ पे संवेदात्मक पाठन का उद्देश्य क्या है? संवादात्मक मतलब संवाद का मतलब होता है एक, आप देखिए संवाद ऐसे समझिए कि आप एक व्यक्ति हैं, सामने एक व्यक्ति है, आप दोनों परस्पर अब किसी चीज़ पे विचार कर रहे हैं तो ये संवाद है। किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं तो ये संवाद हो गया। तो पहला करा है कि मौन संवाद। देखिए अगर आप चुप रहेंगे तो संवाद हो ही नहीं पाएगा। दूसरा करा रटना। रटना एक नेगेटिव वर्ड है, ये आपका गलत है। करा अर्थ निकालना और विचार साझा करना एकदम सही है। अगर 2 लोग हैं तो कोई बात होगा तो उस पर अर्थ निकालेंगे और बात भी करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि केवल
केवल शब्द जो है आपका नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा। शिक्षार्थी जो होता है कभी कभी कुछ बातों को भाषा का स्थानीय रूप से सीखता है, फिर इसके बाद वो क्या करता है, शिक्षण के माध्यम से उसका एक मानक रूप देता है, यानी ये बात आपकी सही है या फिर ये बात गलत है, या तर्कात्मक सोच वहाँ पे विकसित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारा कह रहा है भाषा शिक्षण में त्रुटियों का क्या महत्व है, यानी त्रुटियों का क्या मतलब। मान लीजिए यहाँ पे कोई बालक है, किसी चीज़ को देख कर जोड़ रहा है, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ जोड़ कर यहाँ पे कर रहा है, पहले बिगाड़ दिया फिर सीख रहा है, फिर बिगाड़ रहा है फिर सीख रहा है, तो इसे क्या है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। दंडित करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा। अनदेखा नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव वर्ड है। कह रहा कि वे अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, एकदम सही है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग, इससे बचना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, ये कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग है, यानी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसे सीखने की क्रियाओं को आगे बढ़ा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब गलत करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब बालक उसे सही कर लेगा, यानी एकदम राइट हो जाएगा। तो ये होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका 9वां प्रश्न है। याद रखिएगा आज आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 16 प्रश्नों का है, 20 में से देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है बच्चों में गणितीय तर्क विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त थी। मैंने कहा है गणित का तर्क विकसित करने के लिए क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो रीजनिंग का ही आप देंगे, तर्कात्मक सोच को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। विच एक्टिविटी यहाँ पे कह रहा है कि सुटेबल ऑफ डेवलपमेंट मैथमेटिकल रीजनिंग इन चिल्ड्रेन की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है रटना, रटा कर आप केवल सूत्र याद करा सकते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है। दूसरा क्या पहेलियों को हल कराना, व्याख्यान देना, व्याख्यान एक शिक्षक के द्वारा होगा जो कि गलत है। परिभाषा रटवाने की बात कर रहा है जो कि नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव, तो बचा आपका पहेलियों को हल करवाना। पहेलियां हल करेगा बालक तो याद रखिएगा सबसे सुटेबल होगा कि वो अपने तर्क का प्रयोग करेगा, अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बालक यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़कर यहाँ पे कह रहा है कि हरा रंग 2 है और यहाँ पे 2 4 6 1 7 है, यहाँ पे रेड, यानी सब मिला के 9 होंगे। इस प्रकार से बालक क्या कर रहा है, वहाँ पे सीख रहा है, अपने एक्टिविटी को कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर अच्छी लग रही हो क्लास आज की तो एकदम एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा यहाँ पे लाइक के माध्यम से कि आज की क्लास कैसी लगी। करा करते हुए सीखना, यानी करते हुए सीखना। हमने पहले ही चित्र में आपको दिखाया कि देखकर उसको करते हुए सीखना। संकल्पना किसने दी थी, पहला करा कि पियाजे ने, ब्रूनर ने, हावर्ड गार्डनर ने, यहाँ पे थांडाइक ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, ये देखिए ब्रूनर महोदय हैं जो कि इन्होंने ही बताया कि बालक करके सीखता है, यानी करते हुए सीखने का मतलब है करते हुए सीखना, यानी कुछ कर रहा है बालक उसमें सीख लेना। जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं, करते करते एक ऐसा समय आता है कि आपको उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी नजर आती है कि आप सोचते हैं कि ये वाला जो इसका हल जो है प्रश्न में उसमें था। तो आप देख सकते हैं बालक यहाँ पे कर रहा है, सीख रहा है, यानी यहाँ पे रेड कलर को गिन भी रहा है और हरे कलर को गिन कर यहाँ पे जोड़ रहा है और यहाँ पे जोड़ने की क्रियाओं को सीख रहा है यहाँ पे करोड़ों के माध्यम से। तो आप कह सकते हैं कि करते हुए सीखना संकल्पना किसने दिया है, तो ब्रूनर ने दिया है। अगर हम बात करें आगे यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, 11 का प्रश्न ये करा है कि गणित में मूलभूत अधिकार किस पर आधारित है। करा कि रटने पर, सूत्र पे बात करा जो कि नेगेटिव है, समस्या समाधान पर, परीक्षा पास करने पे नेगेटिव वर्ड है, टॉपिक रटने पे नेगेटिव वर्ड है। आपका जो जाएगा समस्या समाधान पे जाएगा, सॉल्विंग क्वेश्चन पे जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ बालक हैं जो क्या कर रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, ग्रुपिंग भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटी को कर रहे हैं, यहाँ पे समस्या को समाधान कर रहे हैं मिलकर करना एक समस्या समाधान सबसे उपयुक्त होता है। बालक अगर ग्रुपिंग में सीख रहे हैं तो सबसे बेहतर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा, समस्या समाधान के साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे रखा गया है उन्हीं बच्चों के माध्यम से। कह रहा है कि जब बच्चा समूह में बनाकर जोड़ता है किस बात का संकेत देता है। तो यहाँ पे करा कि अनुशासन मतलब डिसिप्लिन की बात कर रहा है जो कि आपका गलत है। यहाँ पे अधिक बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, यानी सभी लोग जोड़ कर यहाँ पे करना है। हाई इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, संख्यात्मक समझ की नहीं, यहाँ पे कुछ गणना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समूह बनाकर जोड़ रहे हैं, समूह बना की बात कर रहा है। तो समूह में सभी आएगा, बुद्धिमत्ता सबकी में आएगी, कमजोरी तो नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कितनी एक्टिविटी के साथ सभी लोग देख रहे हैं और कर रहे हैं। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न के जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ईवीएस से शुरू हुआ है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑफ गोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। सॉरी यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे करा है कि पहला करा है कि बच्चों के वैज्ञानिक बनाना, बच्चों को वैज्ञानिक बनाने की नहीं बात कर रहा है। यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पर्यावरण के बारे में बताने की बात है। यहाँ पे देखिए सभी लोग पौधे लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पौधे लगाते हैं, इसके बारे में भी उनको जानकारी होना आवश्यक है। केवल यहाँ पर जानकारी देना ये नेगेटिव वर्ड है।
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, पाठ्य पुस्तक याद करवाना एक नेगेटिव वर्ड है, याद कराना नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए पर्यावरण के साथ संवेदनशील होना, यही आपका सही है कि किस प्रकार से पर्यावरण हमारे लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। 14 का प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है, ये हमारा ये बताता है कि किस प्रकार से हमें इससे लाभ होता है। ये हमें कह रहा है कि विषय आधारित शिक्षण यानी थीम बेस्ड टीचिंग का लाभ क्या है। पहला कह रहा है समस्या की बचत, सेवेज टाइम की बात कर रहा है, विषय की सामंजस्य की बात कर रहा है, शिक्षक को सुविधा होती है, छात्र प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे विषय आधारित जो शिक्षण होता है यानी थीम बेस्ड टीचिंग होता है, इसका क्या मतलब होता है। अगर 14वें की हम बात करें तो इसका जाएगा विषय में सामंजस्य होता है, समन्वय होता है यानी एक साथ जोड़कर पढ़ाने की क्रियाएं होती है। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि इसके विषय सूची में क्या क्या आता है। पहला आता है यहाँ पे परिवार और समुदाय समाज आता है, पादप क्रियाएं आती है, जंतु आता है, आहार और पोषण आता है, आश्रय आता है, पारिस्थितिक पर्यावरण आता है, भूगोल आता है, सामान्य विज्ञान आता है, विविध क्रियाएं आती है, पर्यावरण अध्ययन के साथ आते हैं। यहाँ पे इसके साथ ये बताया गया है कि आपको किस प्रकार से उसके साथ घुल मिल कर पढ़ने की जरूरत है इस थीम के साथ में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे 15वां है जो कि आपको बहुत ही बेहतर है और यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलते हैं 100% की एक आपको दिशा से मिलेंगे। करा नक्शा पढ़ाने के किस प्रकार का समझ विकसित होता है। पहला करा है कि मौलिक ज्ञान, अगर नक्शा पढ़ा रहे हैं आप बालक को या फिर चार्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसका स्थानिक ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पे करा है कि स्थानिक समझ होनी चाहिए। तीसरा भाषा कौशल का होना चाहिए, श्रवण। देखिए भाषा कौशल और श्रवण की ये तो आप पहले बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ होनी चाहिए किस स्थान पर क्या है। तो यहाँ पे नक्शा पढ़ाने का मतलब होता है कि स्थानिक समझ, आपको किस दिशा में किस क्षेत्र में कहाँ पे क्या है इसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके 7 सिस्टर है, ऊपर से आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख आ जाएंगे, यहाँ पे राजस्थान आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ से है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश आपका यहाँ है, साथ में देहरा यानी उत्तराखंड भी है, देहरादून कर सकते हैं। बिहार आपके बगल में है, नेपाल से सटा हुआ है, भारत भी उत्तर प्रदेश भी नेपाल से सटा है। फिर इसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि किस राज्य की सीमाएं अधिकतर यहाँ पे सटी हुई हैं अधिक राज्य से, तो आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश से। देखिए उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है, राजस्थान से भी सटा हुआ है, गुजरात से भी सटा हुआ है, महाराष्ट्र से सटा हुआ है और यहाँ पे कह सकते हैं छत्तीसगढ़ से और यहाँ पे झारखंड से, इन सभी से सटा हुआ है। ऐसे प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का प्रश्न हमारा करा कि ईवीएस में समूह गतिविधि का उद्देश्य क्या है। पहला करा कि शोर मचाना, गलत है। यहाँ पे समय व्यतीत करना, गलत है। सहयोगात्मक अधिगम एकदम सही है। शिक्षण को आराम देना, गलत है। यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम यानी समूह के साथ सीखना आपका सही होगा। 17वें प्रश्न पे अगर हम बात करें तो 17वां देखिए बहुत ही बेहतर है। करा भाषा सीखने में कौन सा एक यहाँ पे करा के रिसेप्टिव ग्रहणशीलता कौशल है। पहला करा बोलना, लिखना, सुनना, प्रस्तुति देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा। देखिए सुनना, अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आप समझेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं तो आप लिखेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपका आता है पहले नंबर पे सुनना यानी सुबोपली, सबसे पहले आप इसी को मान्यता देंगे, सुनना। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए इसमें कुछ टॉपिक्स है, इसमें जो आपकी देख सकते हैं यहाँ पे ग्रहणशीलता की बात किया है, ग्रहण करने की बात करा। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक ग्रहण नहीं करेंगे, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे प्रश्न को। 18वां प्रश्न हमारा करा कि वह विधि जिसमें भाषा को वास्तविकता जीवन की संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जाता है वह क्या कहलाती है। पहला करा व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषी पद्धति, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण और यहाँ पे चौथा का रचनात्मक यहाँ पे दृष्टिकोण। तो राइट आंसर यहाँ पे 18वें का किसके साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा कि वह विधि जिसमें भाषा वास्तविक जीवन के संप्रेषण का मतलब होता है भेजना की प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी भेजने की, संप्रेषण मतलब होता है भेजना। आप कोई बात यहाँ पे है, कोई व्यक्ति है और यहाँ तक पहुँचाना है तो ये संप्रेषण के माध्यम से आप सिखाएंगे, इतना याद रखिएगा, संप्रेषण के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये जाएगा आपका राइट आंसर, आपका तीसरे के साथ एकदम करेक्ट होगा। आज की क्लास बेहतर लगी तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ करा भाषा शिक्षण में त्रुटियों को सुधार कैसे होना चाहिए। पहला करा तुरंत और कठोर के बाद, गलत है। पूरी तरह से अनदेखा, गलत है। यहाँ पे करा सहायक और रचनात्मक, दंडात्मक, गलत है। यहाँ पे सहायक और रचनात्मक के साथ होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा तीसरा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। करा कि एक शिक्षक बातचीत सिखाने के लिए भूमिका अभिनय यानी रोल प्ले का उपयोग करता है, यह विधि कौन सी होती है। व्हेन ए टीचिंग ए इशू रोल, यहाँ पे करा कि यूज रोल प्ले इन टीच। इसके बाद करा है कि शिक्षक केंद्रित, दूसरा करा व्याख्यान आधारित,
तीसरा कह रहा है संवेदनात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित, चौथा कह रहा है कि पाठ पुस्तक आधारित। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा या फिर चौथे के साथ जाएगा? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर बेहतर क्लास लगी आज की तो आगे बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर ग्रुप बने हैं तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तुरंत क्लास के बाद आप लोगों को वहाँ पे PDF मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।